सूचना सेठ कोर्ट में कहती है कि मेरे पति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं तो उनके लिए हर महीने 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा क्योंकि गुजारा भत्ता है ये। इतनी बड़ी सीईओ की कंपनी है और कहती है कि तलाक के बाद मुझे पति से गुजारा भत्ता चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। इसके बाद जो पति हैं वो कुछ पैसे देती भी हैं। कितनी रकम देते हैं याद रखिए, 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन पति कितने रुपए देते हैं ये आज आपको डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे। दूसरी जो सबसे अहम चीज जो हम कल आपको अपडेट करना भूल गए थे या कहीं मिस हो गया था हमसे पॉइंट, जिसमें जब पुलिस वाले जब वो कैब में बैठी थी सूचना उसे फोन करके पूछते हैं कि मैडम आपका बच्चा तो रिश्तेदार के पास है लेकिन आपके बिस्तर पर खून के धब्बे मिले हैं। ये खून के धब्बे किसके हैं और ये कहां से आए? इस पर सूचना सेठ कहती है कि मेरे पीरियड्स के खून के धब्बे हैं और जिसके लिए उसने होटल स्टाफ को कुछ पैसे भी दिए हैं। वो कितने पैसे दिए और क्या थी पूरी जानकारी इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको वो भी बताएंगे। तीसरी जो सबसे अहम चीज है, जब लाश को बाहर निकाला गया, 4 साल के मासूम की लाश को बाहर निकाला गया तो उसके सर पर जख्म के निशान थे या कि जो नसें थी वो फूल चुकी थी। अब जो इसके पीछे की जो थ्योरी डॉक्टर साहब ने बताई कि कैसे हत्या की गई थी और हत्या करने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई थी और ये जो सूचना सेठ है ये किस कदर हैवान बन चुकी थी, इसके बारे में डॉक्टर ने तफसील से बताया। वो भी बताएंगे कि डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है। और जो सबसे अहम चीज जो सूचना सेठ को लेकर कही जा रही थी कि शायद वो मानसिक तौर पे बीमार हो, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स ने वहां के पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि सूचना सेठ बिल्कुल सही है, वो हर एक सवाल का जवाब दे रही है और ये जरूर कह रही है कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपने बच्चे की हत्या नहीं की है, वो तो बस उसे खेल रही थी और खेलते खेलते में बच्चे की मौत हो जाती है। वो क्या खेल खेल रही थी वो भी आज आपको बताएंगे। इसके बाद जो सबसे अहम चीज है, वीडियो कॉल। एक वीडियो कॉल किया जाता है मरने से पहले या हत्या करने से पहले। वो कौन था जिसने वीडियो कॉल किया सूचना सेठ के बेटे को, जिसके बाद सूचना सेठ फैसला करती है कि मुझे अपने बच्चे को रास्ते से हटा देना है। तो चलिए अब एक एक कर सारी परतों को खोलते हैं, आपको बताते हैं सूचना सेठ का जो शातिर दिमाग था उसके पर्दे की पीछे की कहानी, वो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सूचना सेठ जो इतनी बड़ी कंपनी चला रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ये लोगों को सिखा रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को सिखा रही थी। आज वही सूचना सेठ सलाखों के पीछे है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और तो और कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है, पुलिस कस्टडी में है वो अभी फिलहाल। लेकिन जब सूचना सेठ अरेस्ट हो जाती है, पुलिस पूरी कहानी को खोलती है, समझने की कोशिश करती है कि कब क्या हुआ, तो साथ ही साथ उस होटल के कमरे को, जिस रूम में वो रुकी थी 404, उस कमरे को भी खोला जाता है, उसमें भी पूरी चीज़ें चेक की जाती हैं। क्योंकि जब होटल का स्टाफ बताता है कि उस कमरे में उन्हें तौलिए से खून के धब्बे मिले, बेडशीट पर खून के धब्बे मिले और सारी पूरी वारदात खुल जाती है कि एक बच्चे का कत्ल हुआ है, 4 साल के बच्चे का, और कत्ल करने वाली कोई और नहीं एक माँ ही है। तो गोवा पुलिस पूरे रूम को जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें उन्हें 2 बोतलें मिलती हैं कफ सिरप की खाली। एक बड़ी बॉटल होती है कफ सिरप की और एक छोटी, और दोनों ही खाली होती है। जिसके बाद जब पुलिस पूरा समझने की कोशिश करती है तो पुलिस एक थ्योरी बताती है। पुलिस का कहना है कि जो कफ सिरप वहाँ पर रखी मिली, हमें जो खाली बोतलें मिली, और जब इसकी पूरी जांच की गई तो पता चला कि सूचना ने एक दिन पहले ही, मतलब जब बच्चे का उसे मर्डर करना था उससे पहले ही उसने होटल के स्टाफ से मंगवाई थी 2 बोतलें, और दोनों बोतलें खाली भी हो गई। साथ ही साथ जब सूचना से इस बारे में पूछा गया तो सूचना का बोलना है कि बेटे को बहुत खांसी हो रही थी। अब पुलिस का कहना है खांसी हो रही थी तो डोज तो एक बंदी होती है ना कि आप एक बच्चे को कितनी डोज देंगे खांसी की। तो पुलिस का ये मानना है कि सूचना ने लगातार जो बॉटल थी पूरी की पूरी वो अपने बच्चे को एक बार में पिला दी, जिससे उसको इतनी गहरी नींद आई, एक तरीके से वो बेसुध हो गया क्योंकि छोटा बच्चा था, और फिर उसने अपने बच्चे का कत्ल किया। तो पहली चीज़ पता लगी है कफ सिरप की बॉटल। अब आते हैं सूचना ने कितने तरीके के झूठ बोले पुलिस के सामने से। पहले जब वो पकड़ी नहीं गई तब उसने पुलिस से झूठ बोला, जब वो पुलिस की कस्टडी में आ गई तब उसने झूठ बोला, और अब लगातार जो भी बयान दे रही है उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो सच कह रही है, क्योंकि पहले वो इतने झूठ बोल चुकी है। जब सूचना कैब बुलाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल करती है कि नहीं आप कैसे भी करके, होटल में बोलती है कि आप मेरे लिए कैसे भी एक कैब बुक करिए और मुझे यहाँ से कैब से जाना है बैंगलोर। होटल वाले समझाते हैं कि मैडम आप फ़्लाइट ले लीजिए, आपको सस्ती पड़ेगी, कैब बहुत पैसे ले लेगी, लेकिन वो 30,000 रुपये खर्च करके पूरी कैब बुक करती है गोवा से।
उसके जो ट्रैवल डेस्क वाले होते हैं होटल के, बुक कर देते हैं, रात 1 बजे कैब आती है, उसमें बैठ जाती है। इधर जब पूरा मामला खुल जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो पुलिस सबसे पहले सूचना को कॉल करती है और पूछती है कि आपका बच्चा कहाँ है, क्योंकि होटल स्टाफ ने बता दिया था कि जब सूचना यहाँ से निकली तो उसके साथ उसका बच्चा नहीं था, लेकिन जब उसने होटल में चेक इन किया था तब एक बेटे को लेकर आई थी। अब इन्हीं सब बिना पे पुलिस पूछताछ करती है, तो सूचना बताती है कि फला 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 एक एड्रेस है, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर मेरा बच्चा गया है कुछ दिन के लिए, मैं वापस जा रही हूँ अपने काम पर। पुलिस जब उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ऐसा तो कोई एड्रेस नहीं है। साथ ही साथ पुलिस पूछती है कि ठीक है, आपका बेटा तो रिश्तेदार के यहाँ है, लेकिन अभी हमें पता लगा है कि होटल जिस रूम का आप खाली कर आई हैं उसमें कुछ खून के धब्बे मिले हैं। इस पर सूचना बताती है कि इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीरियड स्टेन है, वो कुछ ऐसे खून नहीं है, आप परेशान मत होइए, दरअसल मुझे पीरियड्स था और उसके खून के धब्बे रह गए हैं, और इसके लिए मैंने बाकायदा होटल स्टाफ को बताया भी था और ये भी कहा था कि आप एक्स्ट्रा पैसे मुझसे ले लीजिए, लेकिन उन धब्बों को साफ़ कर दीजिए। पुलिस फ़ोन रख देती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और साथ ही साथ उस एड्रेस का पता लगाती है कि जो सूचना ने एड्रेस बताया कि यहाँ पर मेरा बच्चा है, उसके बारे में पूछती है तो पता लगता है कि वो एड्रेस तो फ्रॉड है। पुलिस को शक हो जाता है और एक तरीके से कंफर्म भी हो जाता है, क्योंकि बेटा गायब है, ऊपर से खून के धब्बे मिले, प्लस एड्रेस भी फेक है। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो ड्राइवर को कॉल करते हैं, ड्राइवर को समझाते बुझाते हैं, चुपचाप उसको सीक्रेट तौर पर बोलते हैं कि अब फटाफट तुम्हारे नज़दीक कोई भी पुलिस स्टेशन हो वहाँ गाड़ी मोड़ दो। ड्राइवर यही करता है, गाड़ी मोड़ देता है। वहाँ पर जब उसकी चेकिंग की जाती है, बैग निकाला जाता है, बैग को चेक किया जाता है, तो कपड़ों के नीचे बंधा हुआ कपड़ों से एक छोटा बच्चा मिलता है 4 साल का, जो कि सूचना का ही बच्चा था। तो ये 2 झूठ उसके पकड़ाए गए। साथ ही साथ होटल से पुलिस वालों को मिली कफ सिरप। अब आप अभी जो ये विजुअल देख रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए, इसमें सूचना पुलिस वालों से घिरी हुई है, जीने से सीढ़ियों से उतर रही है। अब उसकी एक कलाई देखिए, इस पर सफ़ेद कलर की पट्टी बंधी हुई है। असली खून का राज तो अब खुलता है जब पुलिस और इन्वेस्टिगेट करती है, जब उसे कस्टडी में लेके पूछताछ करती है, तो सूचना बताती है कि जब मेरा बेटा मर गया तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि छोटा बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा मुझे भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने कैंची से अपने हाथ को काटने की कोशिश की, अपनी कलाई को काटने की कोशिश की, और उसी से जो खून है वो रिसने लग गया, वो गिरने लग गया, थोड़ा बेड पर गिरा, फिर मैंने तौलिया उठाकर भी पोंछा तो उस पर खून लग गया। ये पुलिस ने बताया, ये पुलिस को सूचना ने बताया है। पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगी, लेकिन जिस तरीके से सूचना लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है, पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इधर जो बेटा है जिसका कत्ल किया गया, उस पर भी खून के कोई निशान नहीं मिले, तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि सूचना ने कलाई काटने की कोशिश की और वो खून उसी से गिरा, क्योंकि उसके हाथ पर अभी पट्टी भी बंधी हुई है। लेकिन फिलहाल इस खून को DNA के लिए भेजा गया है, पता लगाने के लिए भेजा गया है कि ये जो खून है ये सूचना का ही है या फिर कुछ और मामला है। अब बात आती है एक वीडियो कॉल की। 6, 7, 8 तारीख को सूचना अपने बेटे को लेकर निकल जाती है गोवा के लिए, वहाँ घूमती फिरती है और 8 को मर्डर करती है। लेकिन 7 तारीख को संडे होता है, जो उसका बेटा है वो अपने पापा को इंडोनेशिया कॉल करता है, मतलब जो उसका पापा है और ये जो बेटा है छोटा बच्चा, इसके पापा और बच्चे के बीच में बात होती है वीडियो कॉल पर। ये देखकर भी जो सूचना है वो किलस जाती है, उसे पसंद नहीं आता, बिल्कुल रास नहीं आता कि उसका बेटा अपने पापा से बात कर रहा है। और जो कि कोर्ट का कल से जो चीज़ें चल रही हैं कि एक ऑर्डर दिया गया था कि उसका संडे पिता मिल सकते हैं, और इसीलिए संडे को जो इंडोनेशिया में बैठे होते हैं इसके पिताजी, वो कॉल करते हैं अपने बेटे को और बातचीत करते हैं। तो ये कॉल भी आया होता है, इस वजह से भी सूचना परेशान हो जाती है, और यही सब चीज़ें उसके दिमाग में इतना हावी होती है कि वो अपने बेटे को मार देती है। लेकिन अभी जब वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस उससे पूछ रही है, तो कई सारे बयान दे रही है, कई सारी चीज़ें बता रही है। वो बोल रही है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहती थी, वो तो अचानक मर गया। सूचना ने ये तक कहा, लेकिन पुलिस इस पर भी विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार वो झूठ बोल रही है और ये बातें भी पुलिस को रास नहीं आ रही कि कैसे अचानक कैसे मर सकता है। इसीलिए पुलिस ने थ्योरी लगाई कि शायद उसने कफ सिरप अपने बेटे को पिलाया, उसके बाद उसे मारा। और तो और जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया है, उनका भी कहना है कि बड़ी बेरहमी से इस माँ ने अपने बच्चे को मारा है, उसे तरस तक नहीं आया। साथ ही साथ डॉक्टर्स का कहना है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो तौलिया हो या फिर
तकिया हो, और ज़्यादातर डॉक्टर्स का कहना है कि पिलो यूज़ किया गया है उसको दम घोटने के लिए, उसके मुंह पर रखा गया बच्चे के और फिर उसका दम घुट गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और जब उस बच्चे का दम घोटा जा रहा था, जब उसे मारा जा रहा था, तो उस वक्त कुछ नसें हैं जो दिमाग की नसें होती हैं वो भी बाहर आ गई हैं, सूज गई, मतलब स्वेलिंग आ गई है, जिससे पता लग रहा है यहाँ पर कुछ उभार है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उन डॉक्टर्स ने ये बताया है। इधर माँ लगातार ये बोल रही है कि मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहती थी, मैं जब तकिया लेकर आई और जब उसका गला दबा रही थी तो मुझे लगा शायद वो उठ जाएगा। ये स्टेटमेंट है उसकी जो उसने पुलिस के सामने दी है कि शायद वो उठ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और मैंने देखा कि वो कुछ कर नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मैं कुछ देर उसके पास बैठी रही, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी कलाई काटी। तो अभी तक इस पूरे केस में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सबको खटक रही है, पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर वो कोर्ट ऑर्डर क्या था। ऐसी भी क्या सिचुएशन हो गई एक हस्बैंड वाइफ के बीच कि एक वाइफ को अपने बच्चे को इस तरह मारना पड़ा, एक माँ को अपने बेटे को मारना पड़ गया। अब उसको अपने पति की खुशी रास नहीं आ रही थी, या कौन सी ऐसी वजह थी, या कोई पैसों की वजह थी, ये सारी चीज़ें भी आप इस पूरे मामले में समझिए। देखिए, जो होटल है कमरा नंबर 404 में जो पूरी वारदात हुई, ये कहानी सिर्फ 6 और 7 नवंबर क्या 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 जनवरी की नहीं है, ये बहुत साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल जो हाल ही में जो उनके पिता हैं वेंकट रमन, जो बच्चे के पिता हैं, उन्होंने बयान दिया। मैं बयान हूबहू आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के जन्म के तुरंत बाद वो बच्चे के प्रति संवेदनशील हो गई थी, जिसके लिए वो अक्सर घर पर झगड़ा हुआ करता था। और इसके तुरंत बाद, मतलब बच्चे के तुरंत बाद ही कपल अलग हो जाते हैं। ये उन्होंने पूरी कहानी कैमरे के सामने बताई। अभी जब कैमरे के सामने वो चीज़ें बताई तो हमें लगा कि इनकी कुंडली खंगालनी पड़ेगी। वेंकट रमन कौन है, कहाँ से आया ये शख्स, और ये अचानक से एक सीईओ कंपनी, मतलब एक एआई की सीईओ कंपनी के खुद जो उनकी बीवी सीईओ हैं वो कौन है, इनके पास कितने पैसे हैं। तो अब जब हम इसके बारे में खंगाल रहे थे तो पता लगा कि बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में एक ऑर्डर हमें मिला, जिस पर जो तारीख है वो 18 अगस्त 2022 की है। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो वेंकट रमन है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों से दूर रहेंगे। दूर कैसे रहेंगे, ना ही वो घर के पास जाएंगे, ना ही फ़ोन के ज़रिए, ना ही लेटर के ज़रिए, किसी भी तरीके से वो अपने बीवी और बच्चों से दूर रहेंगे। तो हमें लगा कि ये चीज़ जब कोर्ट ऑर्डर में लिखी गई है तो इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो हमें पता लगा कि 2019 में जब ये पैदा होता है बच्चा, 2020 आते आते इनके बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो महिला है, जो मैं आपको बता दूं, जो सूचना सीट है, वो बहुत सारी तथ्य सामने रखती है, और तथ्य कुछ इस तरीके से सामने रखती है। उसका कहना है कि देखिए, वो कोर्ट के सामने व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ फोटोग्राफ्स, मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में दाखिल करती है, ये बताते हुए कि वेंकट रमन अक्सर उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसका सबूत ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो सूचना सीट ने वेंकट रमन के खिलाफ पेश की हैं। जिसके बाद कोर्ट सख्त हिदायत देता है वेंकट रमन को कि आप उनके करीब नहीं जाएंगे। ये पूरा मामला शुरू होता है। उसके बाद जो 18 अगस्त 2022, इसमें एक चीज़ कही जाती है सूचना सेठ की तरफ से कि जो मेरे पति हैं वेंकट रमन, जो मेरे एक्स हस्बैंड है, उनकी सालाना जो कमाई है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी कहें तो जो उनका कहना था कि 9 लाख रुपए प्रति माह वो कमाते हैं, जिसमें से उन्हें 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता अपनी बीवी या कहें सूचना सेठ को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ बच्चा भी रह रहा है। अब इसके बाद ये क्योंकि कोर्ट मैटर था, अब ये मामला बढ़ता गया। उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि फिर ये मामला आया, मैं तारीख आपको ठीक से बता दूं, 21 सितंबर 2023 को कहा गया कि ठीक है, 2.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं, 20,000 रुपये आप गुजारा भत्ता देंगे सूचना सेठ और उनके बच्चे के लिए। अब याद रखिए, ये जो मैं तारीख में आपको बता रहा हूँ 21 सितंबर 2023, 21 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि 21 सितंबर को तो फैसला ही आया था, 3 महीने बीत जाते हैं। तो वेंकट रमन अपने बच्चे और अपनी जो एक्स वाइफ थी उनको 60,000 रुपये वो दे चुके थे गुजारा भत्ता। लेकिन 21 सितंबर 2023 को एक फैसला और भी आता है, जो उनमें कहा जाता है कि ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को आपके लिए एक और फैसला आएगा कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। याद रखिए, मैंने आपको 3 तारीख बताए हैं,
18 अगस्त 2022 इसमें पहली बार कहा जाता है कि आप अपने बीवी और बच्चों से दूर रहेंगे, किसी भी तरीके से नहीं मिलेंगे। फिर आती है तारीख जो 21 सितंबर 2023 जिसमें कहा जाता है कि गुजारा भत्ता 20,000 रुपए देंगे, लेकिन सूचना सेठ की तरफ से यह कहा गया था कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए, ना क्योंकि मेरे पति 9 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा उनकी सैलरी है। 21 सितंबर की बात हो गई। फिर लेकिन जो पिता थे वो वेंकटरमन, उनका कहना था कि मुझे अपने बच्चे से मिल नहीं दिया जा सके। फिर तीसरी हेयरिंग जो होती है वो तारीख है 12 दिसंबर 2023 जिसमें कहा जाता है कि हर रविवार को वेंकटरमन अपने बच्चे से मिल सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर पास हो गया। अब सूचना सेठ को लगा कि अब तक तो मामला ठीक चल रहा था कि मैंने पैसे की डिमांड की, चलो 2.5 लाख रुपए तो नहीं आ रहे, मैं सीईओ हूं, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हूं, मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था तो 20,000 रुपए मिल रहे थे। लेकिन सूचना सेठ यहीं से इसी जब 12 दिसंबर 2023 फैसला कर लेती है कि वो किसी भी तरीके से वेंकटरमन की परछाई अपने बच्चे तक नहीं पड़ने देगी। इसके बाद पहला जो संडे आता है, वेंकटरमन अपने बच्चे से खुशी खुशी मिलने जाता है। उसे लगता है कि कोर्ट ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन किसी भी तरीके से सूचना सेठ अपने बच्चे को उससे मिलने नहीं देती हैं। पहला रविवार गुजर गया, दूसरा रविवार भी गुजर जाता है, तीसरा रविवार भी गुजर जाता है, चौथा रविवार भी गुजर जाता है, और फिर आती है तारीख 7 जनवरी 2024 की, जो कि 5वां रविवार था। जब 4 रविवार तक लगातार मिलने नहीं दिया गया तो जो वकील साहब थे उन्होंने कोर्ट में जाकर फिर से अर्जी लगाई कि जो सूचना सेठ है वो मिलने नहीं दे रही है। अब सोचिए, जो सूचना सेठ है वो किस कदर प्लानिंग करती थी। उसे ये नहीं पता था कि जो उसके पति हैं वो बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया, माफ कीजिएगा, जो एक्स हस्बैंड है वो बिजनेस ट्रिप के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं, इसलिए कि ताकि जो आने वाले संडे में वेंकटरमन अपने बच्चे से ना मिल सके, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर गोवा चली जाती हैं। गोवा घूमने बहाना इसलिए था ताकि वेंकटरमन किसी भी तरीके से जो 5वीं जो तारीख थी मिलने की, वो अपने बच्चे से मिल ना पाए, क्योंकि जैसे वो घर पर आएंगे वो कहेंगे मैं तो गोवा हूं, मैं गोवा घूमने आई थी बच्चे के साथ, अब गोवा आ जाइए। अब वेंकटरमन इसमें थोड़ा सा आनाकानी कर सकता था, तो ये फुल्ली प्री प्लान था। अब जो ये सूचना सेठ है अपने बच्चे को वेंकटरमन से दूर कर चुकी थी, लेकिन जो हाल ही में एक बात और थी कि सूचना सेठ ने, जो आपकी इंस्टाग्राम उनकी पेज को जब खंगालेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि सूचना सेठ ने एक फोटो भी जारी किया है। जो आखिरी पोस्ट था उसने अपने एक बच्चे के साथ डाला है, जिसमें जो उनका जो बच्चा है वो किसी एक्वेरियम में हाथ डाल रहा है। जो मैं आपको तस्वीर अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्वेरियम है, मछली है, और मछली के नीचे से ये हाथ डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बहुत ही पहले से प्री प्लान ये कर चुकी होगी, क्योंकि इसे अपने बच्चे को मारना था। तो लबोलबाब ये है कि 2.5 लाख रुपए की डिमांड किया गया, लेकिन मिला सिर्फ 20,000 रुपए। उसके बाद जब कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दे दी कि मिलना है, तो अपने बच्चे को लेकर हर बार ऐसी एक चाल चलती कि वेंकटरमन कभी भी अपने बच्चे से मिल नहीं पाते। जब 5वां रविवार आया तो गोवा भाग जाती है, गोवा से वो प्लान बनाती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब है, जो डॉक्टर ने कहा कि जो 36 घंटे पहले जो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जब भी अरेस्ट हुई थी ये जो लड़की है सूचना सेठ, उसके 36 घंटे पहले ये हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए जो पुलिस है, पुलिस ने भी कहा है कि जो सर्विस अपार्टमेंट के तकिए का उपयोग किया गया, हो सकता है कि उसे दबाने की कोशिश की गई हो। और जो सूचना सेठ ने एक जगह और ये भी कहा कि उसे ये नहीं पता था कि वो अपने बच्चे को मार रही है, उसे लगा कि शायद वो उठ जाएगा, लेकिन वो उठा नहीं। अब ये सोचिए, एक माँ सूचना सेठ किस कदर पुलिस वालों को बरगला रही है। पहले वो कहती है कि मेरे पीरियड्स के खून थे, मेरे रिश्तेदार के यहाँ मेरा एड्रेस है, मेरा बच्चा उठ जाता, तो भैया कफ सिरप क्यों मंगाया, कफ सिरप इतनी जल्दी खाली भी हो गया आपका। तो ये जो 4-5 जो झूठ है, एक झूठ को छुपाने के लिए वो कई झूठ बोलते हुए जा रही है। सूचना सेठ पर पुलिस अपनी घेराबंदी और तगड़ी कर रही है, और कहीं ना कहीं जो ये सामने आ रही थी कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन जो डॉक्टर, जो पुलिस वाले, उन्होंने इससे साफ तौर पर डिनाई किया है कि देखिए वो तो साफ तौर पर हमसे अच्छी तरीके से बातचीत कर रही है। तो वेंकटरमन कौन है, इसके बारे में चलिए आपको चलते चलते बता देते हैं। वेंकटरमन पीएचडी है फिजिक्स में, उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है फिजिक्स में। फिलहाल के लिए वो डाटा साइंटिस्ट हैं, और अपने कैलिकट से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जो वेंकटरमन है और जो सूचना सेठ है, जो उनकी वाइफ है, जो कोलकाता से बिलोंग करती हैं, और जो खुद वेंकटरमन है जो केरल से हैं, इन दोनों ने मिलकर, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने माइंडफुल एआई जो कंपनी है, दोनों ने स्टैब्लिश की। जब ये कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद जो वेंकटरमन है कुछ पैसे लेकर अपना अलग से बिजनेस शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं। तो वेंकटरमन भी बहुत पढ़े लिखे हैं,
इंजीनियर हैं, डाटा साइंटिस्ट का काम कर चुके हैं और एक साथ मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी की, जिसके बाद उनकी वाइफ खुद सीईओ बन जाती हैं। इनका जन्म 1981 में हुआ था, 42 साल के हैं। पत्नी 39 साल की है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब छन छन के सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो औरत है, जो सूचना सेठ है, एक कातिल माँ है, एक एआई की सीईओ है और इसे पता है कि लोगों से डील कैसे करना है। कई सारे इसकी जो वीडियोस है यूट्यूब में, वो पब्लिक डीलिंग में माहिर है और इसी तरीके से वो पुलिस वालों को भी बार बार बरगला रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसे अपने किए पर उतना पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। एक खुंदक, अपने पति से जलन और मेरा पति क्यों वीडियो कॉल में मेरे बच्चे से बात कर रहा है जिससे मैं अलग हो गई हूं, ये एक सबसे बड़ी वजह छन के जो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं सूचना सेठ ने जो सारे तरीके अपनाए कि मैं किसी भी तरीके से पुलिस वालों से बच जाऊं, कानून की नज़र से और पुलिस वालों की लाठी से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। जितनी भी अपराधी देख रहे हैं, सावधान हो जाएं।